तो हम जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को स्टडी करने वाले हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए पहला है शुगर इंडस्ट्री। ये कंट्री शुगर जो है कंट्री की सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, नेक्स्ट टू कॉटन। इंडिया में जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर शुगर एज वेल एज सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हुआ है। ब्राज़ील के बाद सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर है। शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए बात करेंगे तो टेम्परेचर 28 से 32 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 75 से 120 सेंटीमीटर एनुअली, ह्यूमिडिटी जो है 70 to 85% ड्यूरिंग ग्रोथ और 55 से 75% राइपनिंग के टाइम पे। तो मतलब ग्रोथ के टाइम पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए। सॉइल जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी जमा नहीं होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। इरीगेशन की बात करेंगे तो एडिक्वेट टू टाइमली इरीगेशन होनी चाहिए, ठीक है, 120 से 210 दिन तक। जोग्राफिकल लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करेंगे तो इंडिया है, ब्राज़ील है, थाईलैंड है, चाइना है और यूएसए है। इंडिया में यूपी जो है लार्जेस्ट है, 35% लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। टू बेल्ट है यूपी में, गंगा यमुना दोआब है और तराई रीजन है। फिर महाराष्ट्र 22%, कर्नाटका 10%, तमिलनाडु 8%। फैक्टर्स जो जो इन्फ्लुएंस करते हैं, पहला है शुगर केन फील्ड की प्रॉक्सिमिटी, ये हाईली पेरिशेबल है। तो शुगर इंडस्ट्री जो है शुगर केन फील्ड के पास ही वो होती है, सेटअप होती है। ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता शुगर केन को। सुक्रोज कंटेंट जो है वो डिमिनिश होती है। दूसरा लो शुगर यील्ड, शुगर केन जो है हैज़ लो शुगर यील्ड। 9 to 12% जो है केन जो है वेट होता है, 9 to 12% केन के वेट का होता है शुगर। इमीडिएट प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मिल जो है लोकेटेड होती है नियर द शुगर फील्ड अबाउट 20 किलोमीटर, मिनिमाइज करने के लिए कॉस्ट को। और मिल जो है अचीव करती है एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी बाय यूजिंग द बैगेस एज अ फ्यूल। करंट स्टेटस की बात करेंगे तो एनुअल प्रोडक्शन 30 या 35 मिलियन टन है, कंट्रीब्यूट करते हैं 1.1% टू इंडिया जीडीपी। ओवर 500 ऑपरेशनल शुगर मिल है अक्रॉस द कंट्री। शुगर केन की बात करेंगे, फार्मर शुगर मिल को देते हैं, इनका क्रशिंग होती है, या तो बैगेस बनता है या शुगर जूस बनता है, शुगर केन जूस बनता है। बैगेस से पावर जनरेशन होता है, रिन्यूएबल एनर्जी, या तो फिर सीमेंट में पार्टिकल बोर्ड की तरह यूज़ होता है। शुगर केन जूस ये मोलेसिस बनते हैं, इसका एक्सटर्नल सेल के लिए होता है, या फिर डिस्टिलरीज में जाता है, ये अल्कोहल बनता है इससे, और इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी बनता है। अल्कोहल बनता है या एथनॉल बनता है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा फिल्टर मड, या फिर ये डायरेक्ट शुगर बनता है शुगर केन से, या फिर फिल्टर मड बनेगा, फिल्टर मड से फर्टिलाइजर बनता है इससे, या एनिमल फीड बनेगा या केन वैक्स बनेगा। तो शुगर केन के हम यूज़ की बात करेंगे तो यहाँ शुगर केन से शुगर बन सकता है, एथेनॉल बन सकता है, फर्टिलाइजर, एनिमल फीड, केन वैक्स, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, रिन्यूएबल एनर्जी में यूज़ होता है, सीमेंट पार्टिकल बोर्ड में यूज़ होता है, मोलासिस में यूज़ होता है, बैगेस में यूज़ होता है। टॉप 10 प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करेंगे तो यूपी है, पहला यूपी है, सेकेंड महाराष्ट्र है, थर्ड कर्नाटका है, फोर्थ गुजरात है, फिफ्थ तमिलनाडु है, सिक्स्थ बिहार है, सेवन्थ हरियाणा है, एट्थ है आंध्र प्रदेश है, नाइन्थ पंजाब है और टेंथ जो है उत्तराखंड है। की चैलेंजेस की बात करेंगे तो लो यील्ड लो है, 64 इंडिया में 64 टन पर हेक्टर है, सिग्निफिकेंटली लो है। हवाई में बात करेंगे तो 121 टन पर हेक्टर है। शॉर्ट क्रशिंग सीजन 4 से 7 मंथ का होता है, अंडर यूटिलाइजेशन होता है, कैपेसिटी का अंडर यूटिलाइजेशन, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है, इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी और हाई शुगर केन प्राइस है, हाई वाटर फुटप्रिंट है। 1 kg प्रोड्यूस करने के लिए 1500 से 2000 लीटर ऑफ वाटर चाहिए। ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है स्पेशली कर्नाटक और महाराष्ट्र में। लो पर कैपिटा कंजप्शन है, लो पर कैपिटा कंजप्शन 19 केजी इंडिया में, ग्लोबल एवरेज जो है 23 केजी का है। उसके अलावा एफआरपी और एसएपी प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट है, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर प्राइस के बीच में डिफरेंस है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। अनपेड ड्यूज़ होता है, फार्मर को अनपेड ड्यूज़ है। 2021 में 22,000 करोड़ जो है वो एरियार्स बचा हुआ था देना, इंडस्ट्री जो है वो जल्दी देती नहीं है, तो ये इशू रहता है। तो एफआरपी फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस क्या होती है, ये प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है, ये मिनिमम प्राइस होती है जो शुगर मिल को मिलती है। शुगर मिल जो देती है फार्मर को मस्ट पे टू शुगर केन फार्मर। और स्टेट एडवाइस प्राइस क्या होती है, स्टेट एडवाइस प्राइस ये सेट की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये हायर होती है एफआरपी से जनरली, ये प्रोवाइड करती है एडिशनल बेनिफिट फार्मर को। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेन, शुगर मिल जो है फेस करती है फाइनेंशियल स्ट्रेस ड्यू टू ऑब्लिगेशन पे हायर अंडर द एसएपी स्टेट एडवाइस प्राइस, ये इफेक्ट करता है इंडस्ट्री की प्रॉफिट को, ऑपरेशन को। फार्मर का इंटरेस्ट, फार्मर प्रेफर करते हैं एसएपी, ये गारंटी करता है हायर इनकम, इससे टेंशन होता है बिटवीन देयर इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द शुगर मिल। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया शुगर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो साउथ इंडिया में हाई यील्ड है, तमिलनाडु में 105 है। नॉर्थ इंडिया में लो यील्ड है, यूपी 81। लॉन्गर सीजन है, तमिलनाडु में 200-250 दिन का सीजन होता है, नॉर्थ इंडिया में शॉर्टर सीजन होता है, 150 से 180 डेज का होता है। साउथ इंडिया में बेटर मशीनरी मैनेज मशीनरीज है, और नॉर्थ इंडिया में ओल्ड मशीनरीज है। मैंने मिल जो है 40 ईयर से भी ज़्यादा ओल्ड मशीनरी को यूज़ करती है,
और नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया में एक्सटेंसिव ड्रिप इरिगेशन है, जैसे महाराष्ट्र में 65% कवरेज है, और नॉर्थ इंडिया में जो लिमिटेड ड्रिप इरिगेशन है यूपी में 10% कवरेज है। और लास्ट बात करेंगे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी साउथ इंडिया में एडॉप्ट होती है, 70% मिल जाए यूज़ करती है डिफ्यूज़र टेक्नोलॉजी, जबकि नॉर्थ इंडिया में जो है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, 30% मिल जाए यूज़ करती है डिफ्यूज़र टेक्नोलॉजी। तो डिफ्यूज़र टेक्नोलॉजी नॉर्थ इंडिया में क्या है, पहला तो यील्ड, साउथ में यील्ड हाई है, सीजन लॉन्ग है, बेटर मैनेज मशीन है, ड्रिप इरीगेशन का यूज़ होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। नॉर्थ में लो यील्ड है, शॉर्ट सीजन है, ओल्ड मशीनरी है, लिमिटेड ड्रिप इरीगेशन है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है। रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव इथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, इथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने प्रोग्राम। सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया है वाटर एफिशिएंट कल्टीवेशन के लिए, और शुगर केन डेवलपमेंट फंड इंट्रोड्यूस किया है, प्रोवाइड करते हैं लोन मॉडर्नाइजेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए शुगर फैक्ट्रीज के। ठीक है, अब मिनिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया फॉर शुगर केन, अंडर द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मैंडेट करती है कि स्पेसिफिक मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन शुगर मिल टू शुगर मिल टू इंश्योर द ईच मिल जो है वो उनको एडिक्वेट कैचमेंट एरिया मिले सोर्स करने के लिए शुगर केन को। ये टेंड टू प्रोवाइड द स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। ड्रॉबैक ऑफ दिस स्कीम इज मेंशन बिलो, कंपटीशन इससे रिड्यूस होता है, फार्मर को डिसएडवांटेज होता है और डिस्करेज करता है न्यू मिल्स को। वे फॉरवर्ड क्या है, इंप्लीमेंट करना है रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन। इन्होंने कहा कि रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होना चाहिए 70-30 फार्मर और मिल के बीच में। उसके अलावा रिमूव करना है डिस्टेंस क्राइटेरिया 2 मिल के बीच में। प्रमोट करना है क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन को वाटर स्टेज सीजन में, इंकरेज करना है एडॉप्शन प्रिसिजन एग्रीकल्चर टेक्निक, इन्वेस्ट करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और ड्रॉट रेजिस्टेंस वैरायटी को फैसिलिटेट करना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी चाहिए, इंप्रूव करना है मिल्क एफिशिएंसी को, डेवलप करना है कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी मैनेज करने के लिए सरप्लस प्रोडक्शन को। फिर है कॉटन इंडस्ट्री, इंडिया जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और एबेंडेंट कॉटन क्रॉप होता है, ये सिग्निफिकेंट सेंटर है फॉर फाइन कॉटन क्लॉथ प्रोडक्शन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए टेम्परेचर 21 से 37 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 500 से 500 मिलीमीटर, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। प्रीफर करती है डीप वेल ड्रेन सैंडी लोमी सॉइल, पीएच वैल्यू 5.8 से 8। अदर फैक्टर रिक्वायरमेंट है फॉरेस्ट फ्री पीरियड होना चाहिए 180 से 200 दिन, एबेंडेंट सनशाइन होनी चाहिए, वार्म ह्यूमिड कंडीशन होनी चाहिए, ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए जरूरी है। करंट स्टेटस की बात करेंगे तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, ग्लोबली अकाउंट करता है 23% कॉटन का प्रोडक्शन को। कॉटन कवर करता है 13 मिलियन हेक्टर कंपेयर टू 33 जो है ग्लोबली है, उसमें से 13 इंडिया में 13 मिलियन हेक्टर, इंडिया में ग्लोबली जो है 33 हेक्टर है। तो नियरली जो है 1/3 एरिया इंडिया में है, नियरली 1/3 एरिया इंडिया में है। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इंडिया जो है नियरली 40% एरिया इंडिया में है। इनिशियली जो है कंसंट्रेट था मुंबई में, अब एक्सपांड किया राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में। फैक्टर्स जैसे कि रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई हो गया, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, ये डिटरमाइन करती है मिल के लोकेशन को। उसके अलावा एक्सपेंशन हो रहा है, अर्बन एरिया के क्लोज में सेटअप हो रही है, पोर्ट बेटर मार्केट एक्सेस मिल रही है, पोर्ट डेवलपमेंट से मार्केट एक्सेस। स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कंप्राइज करती है 3 टियर। एक तो हैंड स्पन खादी इंडस्ट्री है, हैंडलूम है और पावरलूम है, और लार्ज स्केल कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो फैक्टर जो क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पहला रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री लोकेशन जो है ट्रेडिशनली अलाइंड है, कॉटन ग्रोइंग एरिया जैसे अहमदाबाद, नागपुर और कोयम्बटूर, नॉट स्ट्रिक्टली बाउंड टू प्रॉक्सिमिटी टू द इंडस्ट्री नेचर एज ये नॉन वेट लूजिंग है। ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा है मार्केट के एक्सेस, चौथा है पावर सप्लाई जहाँ अच्छी है वहाँ सेटअप हो रही है। क्लाइमेट जहाँ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है फेवर करता है टेक्सटाइल प्रोडक्शन को। उसके अलावा लेबर कॉस्ट अगर हाई है तो वहाँ सेटअप नहीं होती, लो लेबर कॉस्ट में एरिया प्रेफर करती किए जाते हैं। बात करेंगे कॉटन इंडस्ट्रीज, सिल्क इंडस्ट्रीज, वूल इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्रीज। तो जूट इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो जूट इंडस्ट्री है ओंगोल है, गुंतुर है, इलुरु है, नीलीमंडी है, विशाखापट्टनम है, कटक है। इसके अलावा पूर्णिया है, कटिहार है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, गया है, साजवा है, गोरखपुर है, साजनवा, उसके अलावा साजनवा है, ये हो गया अपना, और राजगढ़, ये हो गया अपना जूट। उसके बाद बात करेंगे कॉटन इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। कॉटन इंडस्ट्री जो है मदुरई में है, सोलापुर में है, इंदौर में है, नागपुर में है, वडोदरा में है, सूरत में है, मुंबई में है, राजकोट में है, अहमदाबाद में है, प्रयागराज में है, मुर्शिदाबाद में है, कोलकाता में है। ये अपना कॉटन इंडस्ट्री हो गई। अब बात करेंगे सिल्क इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये मुर्शिदाबाद में है, हावड़ा में है, चेन्नई में है, मदुरई में है, जलगांव में है, अमरनाथ में है, कानपुर में है, पानीपत में है, लुधियाना में है। वूल इंडस्ट्री पानीपत है, लुधियाना है, अमृतसर है। ये हो गया अपना कंप्लीट। चैलेंजेस क्या क्या है, पहला तो कॉटन की अवेलेबिलिटी के चैलेंज है, डिपेंडेंसी है मानसून पे,
लेबर प्रोडक्टिविटी जो है लो है, ग्लोबल कंपटीशन है, फेसिंग कर रहे हैं कंपटीशन, चीपर और हाई क्वालिटी टेक्सटाइल प्रोड्यूस होता है ताइवान, साउथ कोरिया, जापान में। केस स्टडी बात करेंगे तो ग्लोबल कंपटीशन है कॉटन इंडस्ट्री में, चाइना वियतनाम जो है वर्सेज इंडिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सिग्निफिकेंट शिफ्ट देख रही है, वियतनाम एक्सपोर्ट जो है ग्रोथ हुआ है ऑफ 37%, आउटस्पेस कर रहा है, इंडिया का 22% है, इंडिकेट करता है डायनेमिक चेंज हो रहा है ग्लोबल मार्केट में। वियतनाम जो अट्रैक्ट कर रहा है $90 बिलियन एफडीआई को अट्रैक्ट किया है इसने 2011 से 21 के बीच में। फैक्टर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वियतनाम में सक्सेस को? पहला तो लोकेशन, ट्रेड एफिशिएंसी है वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया का पोजीशन, साउथ ईस्ट एशिया में पोजीशन है, बेटर एक्सेस टू एशियन मार्केट को बेटर एक्सेस मिलता है, इनहेंस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है इसकी। दूसरा क्लाइमेट की बात करेंगे तो इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन, इंडिया का डाइवर्स क्लाइमेट है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज। वियतनाम जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, फोकस करता है सिंथेटिक फाइबर में, फास्ट फैशन प्रोडक्शन में, जैसे जारा हो गया, H&M हो गया, जारा H&M। फिर इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो सप्लाई चेन, वियतनाम कंसंट्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, क्लस्टर बेस्ड प्रोडक्शन हो रहा है, एफिशिएंट सप्लाई चेन है, जबकि इंडिया में डिस्पर्स इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिकल चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट कॉस्ट, वियतनाम जो है मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट है, लो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ है, लो एक्सपोर्ट कॉस्ट है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है। रीजनल इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो मार्केट एक्सेस में वियतनाम में जो आशियान की मार्केट मिल रही है, उसके अलावा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बेनिफिट मिलता है। स्ट्रॉन्ग साउथ ईस्ट एशिया में इकोनॉमिक टाई है। इंडिया जो है विड्रॉ किया, इसने आरसीईपी से विड्रॉ किया तो लिमिटेड रीजनल मार्केट इंटीग्रेशन है। और फिर चाइना इवॉल्विंग रोल, चाइना जो है ट्रांजिशन कर रहा है टू हाई वैल्यू प्रोडक्ट और इन्वेस्ट कर रहा है वियतनाम और बांग्लादेश में, इंटेंसिफाई कर रहा है कंपटीशन इंडिया के लिए इस रीजन में। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम है, इसके अलावा समर्थ स्कीम है, कॉटन एल मोबाइल ऐप है, कॉट एल मोबाइल ऐप है, इसके अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क है, मित्रा स्कीम बोलते हैं इसे, और इसके अलावा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिटी इनिशिएटिव लिया गया है। ये इंप्रूव करना है कॉटन की यील्ड को इंप्रूव करने के लिए, प्रोडक्शन सस्टेनेबिलिटी को, कोलेब्रेशन को प्रमोट किया जा रहा है, टेक्सटाइल पार्क सेटअप किए जा रहे हैं, एमएसपी के बारे में कहा जा रहा है, प्रोक्योरमेंट जो ईज किया जा रहा है उसे, पेमेंट को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज लाई जा रही है। ये हो गया हमारा कॉटन इंडस्ट्री से रिगार्डिंग गवर्नमेंट की इनिशिएटिव। अब बात करेंगे जूट इंडस्ट्रीज़ के लिए तो इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होल्ड करती है सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इंडिया में। ये इंडिया जो रैंक करता है सेकंड ओनली टू कॉटन। एज ऑफ 2023 97 जूट मिल्स है, प्राइमरली वेस्ट बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है। मिल जो है वेस्ट बंगाल में कंसंट्रेटेड है 100 किलोमीटर के स्ट्रेच में हुगली रिवर के। फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इसकी लोकेशन को, पहला है रॉ मटेरियल, डेल्टा सॉइल और क्लाइमेट कंडीशन जो है आइडियल है जूट कल्टीवेशन के लिए। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, हुगली रिवर जो है सर्व करती है क्रूशियल वाटरवे, फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्टेशन जूट ग्रोइंग एरिया से। कोलकाता पोर्ट ऐड करता है मशीनरी इंपोर्ट करने में और फिनिश प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में। मार्केट एक्सेस, रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट मार्केट, रॉबस्ट डोमेस्टिक मार्केट अक्रॉस इंडिया फॉर जूट प्रोडक्ट, पर्टिकुलरली गनी बैग्स के डोमेस्टिक मार्केट अच्छी है। लेबर की बात करेंगे तो डेंसली पॉपुलेटेड गंगा ब्रह्मपुत्र और डेल्टा जो है प्रोवाइड करता है रेडी वर्कफोर्स नेबरिंग स्टेट से, यूपी बिहार से। जूट इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो यूएसए कनाडा रशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है मेन बायर है इंडिया के जूट के। ग्लोबली इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, फॉलोड बाय बांग्लादेश। इंडिया में सेक्टर जो है सपोर्ट करता है लाइवलीहुड 40 लाख लोगों का, 44 मिलियन फार्म फैमिली का, और प्रोवाइड करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 4 लाख लोगों को। और वेस्ट बंगाल जो है लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है जूट इंडस्ट्रीज़ का, 84% जो है जूट प्रोडक्शन जो है इंडिया में आता है वेस्ट बंगाल से। आंध्र प्रदेश जो है सेकंड डिस्टेंट प्रोड्यूसर है, ओनली 10% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये बांग्लादेश के रीजन में है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के रीजन में आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में बात करेंगे तो चितिवेल्सा विशाखापट्टनम है, चितिवेल्सा है, विशाखापट्टनम है, ओंगोल है, गुंटूर है, इलुरु है और नीली मरला है। उसके अलावा हुगली है, कटिहार है। ठीक है। जूट जो है प्राइमरी ग्रोन होता है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, आसाम में, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में। चैलेंजेस की बात करेंगे तो हिस्टोरिकल फैक्टर, पोस्ट पार्टीशन हमने देखा है कि कई सारी जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है बांग्लादेश में चले गए, जबकि मिल्स जो है इंडिया में रह गई। ये इम्बैलेंस जो है नेसेसिटेट करता है कि जूट फाइबर इंपोर्ट किया जाए, बांग्लादेश से इंपोर्ट किया गया अपनी डिमांड को मीट करने के लिए। तो मिल्स इंडिया में रह गई और प्रोडक्शन एरिया जो है वो बांग्लादेश में चला गया। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और मशीनरी का यूज़ करते हैं, पावर शॉर्टेज है, इंडस्ट्रियल इनएफिशिएंसी है, कंपटीशन है, ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, अल्टरनेटिव हाईली मल्टीपल अल्टरनेटिव अवेलेबल है जूट के। ठीक है। न्यूली इस्टेब्लिश मिल जो है बांग्लादेश में वो पोज करती है कॉम्पिटिटिव चैलेंज, जब वाइल सिंथेटिक मटेरियल जैसे कि पॉलीथीन हो गया, नाइलॉन हो गया, वो रिप्लेस कर रही है ट्रेडिशनल जूट प्रोडक्ट को। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है? जूट डाइवर्सिफिकेशन स्कीम है, इंकरेज करती है डाइवर्सिफिकेशन जूट प्रोडक्ट का, एक्सपांड करना है मार्केट अपॉर्चुनिटी को, दूसरा है डोमेस्टिक मार्केट प्रमोशन एक्टिविटी, डीएमपी है, प्रमोट करना है जूट प्रोडक्ट को विद इन द इंडिया, इंक्रीज करना है डोमेस्टिक सेल को। मैंडेट करती है जूट पैकेजिंग को, कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव किया है 100% पैकेजिंग फूड ग्रेडिंग में और 20% शुगर जूट बैग में।
इसके बाद बात करेंगे टी इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो ग्रो कल्टिवेशन के लिए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर 10 डिग्री से कम हो टेम्परेचर या 35 डिग्री से ज़्यादा हो तो ये हार्मफुल होता है। रेनफॉल 150 या 300 सेंटीमीटर एनुअली चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, स्लाइटली एसिडिक सॉइल होना चाहिए, कैल्शियम फ्री होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, सबसॉइल विद पोरस सबसॉइल फॉर गुड वाटर पर्कुलेशन होना चाहिए। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का ग्लोबली, अब हो गया फर्स्ट हो गया है, श्रीलंका को इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है। इंडिया जो है अमंग द टॉप टी कंज्यूमिंग कंट्री है। 80% जो हम प्रोड्यूस करते हैं 80% जो हम कंज्यूम कर लेते हैं। डोमेस्टिक पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है और डिमांड हमारे यहाँ टी की ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो रीजन आसाम जो है नेशनल 83% आसाम प्रोड्यूस करता है। वेस्ट बंगाल जो है प्राइमरी टी प्रोड्यूसर है। साउदर्न स्टेट की बात करें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका 17% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अदर स्टेट में त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। वेराइटी की बात करेंगे तो आसाम जो है इसे हम कैमिलिया असामिका यूनिक मेल्टी और अर्दी फ्लेवर है, इसमें मॉल्टी और अर्दी फ्लेवर है। दार्जिलिंग जो है फेमस है अपनी फ्लोरल एरोमा के लिए और जीआई रिकॉग्निशन है। इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर है। रिसेंट डेटा हमें अपडेट करना पड़ेगा। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करेंगे हिमाचल है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आसाम है, त्रिपुरा है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है। चैलेंजेस की बात करेंगे तो क्राइसिस और अबेंडनमेंट, लो प्रोडक्टिविटी है, थिन मार्जिन है और लेसर प्रॉफिट, लेसर एक्सपोर्ट लेवल है जिससे अबेंडनमेंट हो रहा है। 30 स्टेट का अबेंडनमेंट हो रहा है। कंपटीशन स्टिफ कंपटीशन है श्रीलंका, केन्या, चाइना, इंडोनेशिया से। डिमांड फॉर ऑर्गेनिक टी जो है वो फर्दर अफेक्ट किए इंडिया की मार्केट पोजीशन को। उसके अलावा वर्किंग कंडीशन और स्मॉल टी ग्रोअर्स है। टी वर्कर जो है फेस कर रहे हैं डीपली एम्बेडेड ह्यूमन राइट्स का वायलेशन और जेंडर इशूज़ के इशू, लो वेजेस है, पोअर वर्किंग कंडीशन है, एक्सेसिबिलिटेड बाई ग्लोबली लो प्राइस। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज है वो इम्पैक्ट कर रहा है इसे, और इरेटिक वेदर पैटर्न है। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो वर्सन कर रहा है इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को, डिस्टर्ब कर रहा है सप्लाई चेन को, रिड्यूस कर रहा है टी के इंपोर्ट को फ्रॉम रशिया। ये मेजर बायर है जो इंडिया का। टी बोर्ड है इंडिया में 1953 में सेटअप हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। ये इसका एम है इंडिया को ग्लोबल टी प्रोड्यूसर बनाना। इसके लिए वेरियस प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव लिए गए। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। 17 एडिशनल ऑफिस है, 2 ऑफिस जो है लोकेटेड है अब्रॉड में, दुबई में और मॉस्को में। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसके अलावा इसने स्कीम लाई है जैसे कि टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम है। इसके अलावा 4 सहयोग मोबाइल ऐप है। इसके अलावा प्रमोशन एंड सब्सिडीज असिस्टेंस दे रहे हैं, प्रमोशन कैंपेन और सब्सिडीज एक्सपोर्टर के लिए पार्टिसिपेट करें। इंटरनेशनल फेयर, रेगुलेटरी रिफॉर्म लिए गए, ऑनलाइन लाइसेंसिंग सिस्टम है, वर्कर वेलफेयर इनिशिएटिव है सेटअप किए गए, सेटिंग अप ऑफ मिनी टी फैक्ट्रीज, इंकरेज करना है एंटरप्रेन्योर और अनएम्प्लॉयड यूथ को। वे फॉरवर्ड क्या है, इनहांस करना है सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, प्रमोट करना है टी एज ए यूनिक प्रोडक्ट। अरोमा स्ट्रेटेजी है, अरोमा में ए से असिस्टेंस सपोर्ट देना है। दूसरा है री आर से आर से री एनर्जाइज करना है, इंप्रूव करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है। ओ से ऑर्गेनिक प्रमोट करना है, ऑर्गेनिक और जीआई टेक को। एम से मॉडर्नाइज करना है, एनेबल करना है सेल्फ रिलायंस और स्ट्रेंथन करना है लोकल सप्लाई चेन। और ए से अडेप्टेबिलिटी डेवलप करना है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन कॉम्बैट करना है क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट उसे। तो अरोमा में क्या है, पहला तो असिस्टेंस देना है, दूसरा री एनर्जाइज करना है, तीसरा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को प्रमोट करना है, मॉडर्नाइज करना है और अडेप्टेबिलिटी। असिस्टेंस, री एनर्जाइज, ए आर असिस्टेंस ए से असिस्टेंस, आर से री एनर्जाइज, ओ से ऑर्गेनिक, एम से मॉडर्नाइज, ए से अडेप्टेबिलिटी। तो अरोमा स्ट्रेटेजी है वो टी के लिए है। टी इंडस्ट्री जो है वाइटल है इंडिया की इकोनॉमिक और कल्चर हेरिटेज के लिए। एड्रेस करना करंट चैलेंज है थ्रू स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव और सपोर्ट सिस्टम इंश्योर करेगा सस्टेनेबल ग्रोथ। हम कॉफ़ी से डिस्कस करेंगे।